नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अतीक अहमद का बेटा असद एनकाउंटर में ढेर, शूटर गुलाम को भी मार गिराया, यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सूरत कोर्ट में सुनवाई पूरी, दोष सिद्धि पर की थी रोक की मांग, 20 अप्रैल को आएगा फैसला। नीतीश कुमार का विपक्षी नेताओं के साथ मुलाकात का सिलसिला जारी, कांग्रेस के बाद केजरीवाल के साथ की बैठक, बीजेपी ने बताया भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन। संजय राउत ने एमवीए में दिए फूट के संकेत, कहा एनसीपी के साथ वही कर रही बीजेपी जो शिंदे के साथ कर चुकी। बीबीसी पर ईडी ने कसा शिकंजा, विदेशी फंडिंग में हेराफेरी का लगाया आरोप, दर्ज किया केस। आज की पहली खबर में बात करेंगे उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस को मिली बड़ी सफलता की। इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड अतीक अहमद तो पहले ही जेल की हवा खा रहा है और अब यूपी एसटीएफ ने अतीक अहमद के बेटे असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। झांसी में असद के साथ शूटर गुलाम भी एनकाउंटर में मारा गया है। इन अपराधियों पर 5 लाख का इनाम था और दोनों ही उमेश पाल हत्याकांड में वांटेड थे। वहीं प्रयागराज कोर्ट में अतीक अहमद की पेशी के दौरान जब उसको असद के एनकाउंटर की खबर मिली तो कोर्ट में ही वो फूट फूट कर रो दिया। डॉक्टर साहब, किस तरह यूपी एसटीएफ ने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया? देखिए, ये जो असद, ये उस समय से ही फरार है। पुलिस लगातार उन्हें ढूंढ रही थी। पूरा गैंग 2 का इनकाउंटर हो गया। इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो वहां से निकला, दिल्ली के संगम विहार में कुछ लोगों के साथ वो 15-20 दिन तक रहा, फिर वो अजमेर गया और इस तरीके से वो चकमा दे रहा था। अब पकड़ा वो इस तरह से गया कि अतीक अहमद वो ये चाहते थे कि जब साबरमती जेल से उन्हें प्रयागराज लाया जाए तो उसके अपने लोग भी हों, मीडिया भी हो, और सब कुछ उसकी तरह से प्लान किया गया ताकि उसे विकास दुबे की तरह कोई एक्सीडेंट उसकी गाड़ी की ना हो जाए। और इसलिए तमाम गुर्गे अतीक अहमद के वो साथ में चल रहे थे और यहीं पे सबसे बड़ी चूक हो गई। जितने लोग वो साथ में आए वो यूपी पुलिस की निगाहों में आ गए और उनके ऊपर सर्विलेंस स्टार्ट कर दिया गया। और उसी के तहत ये मालूम चला कि झांसी में 2 लोग इन्हें छुपा करके रखे हुए हैं। अब होना कुछ और था, हो कुछ और गया। और यूपी के डीजीपी ने बताया कि इन लोगों की प्लानिंग कुछ और थी कि अतीक अहमद का जो कारवां गुजर रहा था उस पर हमला करने की। अब ये तो एक अलग कहानी है, लेकिन हुआ ये कि आज 12:30 बजे के आसपास इसको ट्रेस कर लिया जाता है और ये एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल, जो चोरी की मोटरसाइकिल है, उससे वो भागता है। पुलिस इसके पीछे जाती है। करीब 25 से 30 मिनट ये भाग दौड़ होती है और वो एक बांध के पास पीछे जाकर के छिप जाता है। पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है और उसे सरेंडर करने को कहती है, लेकिन वो फायर कर देता है। पुलिस के ऊपर उसने गोली चलाई और करीब 25 मिनट के पूरे इनकाउंटर में 40-42 राउंड फायरिंग हुई, उसमें ये ढेर हो गया। तो ये तो होना ही था। जब योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है सारे माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तो 2 तो आज मिट्टी में मिल गए। लेकिन बताया ये जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी काफ़ी खुश हैं और वो ये कह रहे हैं कि इससे भी बड़ी खबर बहुत जल्द आने वाली है। जी बिल्कुल, लंबे समय से असद फरार चल रहा था, जिसका आज मुठभेड़ के दौरान एनकाउंटर किया गया और सीएम योगी ने इनके गुनाहों का हिसाब कर दिया। वहीं मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोष सिद्धि पर रोक लगाने वाली अर्जी पर सूरत की सेशंस कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब मामले में कोर्ट अपना फैसला 20 अप्रैल को सुनाएगा। आपको बता दें कि सजा मिलने के बाद राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट में एक मुख्य याचिका दाखिल की थी और 2 आवेदन
आवेदन किए थे। मुख्य याचिका में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी, जबकि 2 आवेदनों में से पहली अर्जी दोष सिद्धि पर रोक लगाने की थी, वहीं दूसरी अर्जी सजा पर स्टे लगाने से जुड़ी थी। हालांकि राहुल गांधी के दोष सिद्धि वाले आवेदन पर पूर्णेश मोदी ने 30 पन्नों की आपत्ति कोर्ट में दर्ज करवाई थी। डॉक्टर साहब, क्या कुछ आज सुनवाई के दौरान हुआ? देखिए, ये सारी चीज़ें पहले भी हो सकती थी, लेकिन राहुल गांधी को राजनीति करनी थी, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही है। पहली चीज़ ये। दूसरी बात, कोर्ट के अंदर क्या हुआ? कोर्ट के अंदर राहुल गांधी के जो वकील हैं, उन्होंने बार बार एक ही बात को कहा कि जो भुक्तभोगी है वही इस तरह के केसेस दायर कर सकता है। हमारे साथ बड़ा अन्याय हुआ, हमें बहुत तरह की जो है सज़ा मिल गई। एक तो मानहानि का मिल गया, दूसरी तरफ हमारी सदस्यता चली गई, और एक विंडिक्टिव इस केस में कोई दम नहीं है और हमें न्याय दी जाए। अब जो कंप्लेनेंट है उनके वकील ने कहा कि आप माफ़ी मांग लो, अभी ख़त्म कर देते हैं। ये माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है, ये जिद पे अड़े हुए हैं कि हमने जो कहा वो सही कहा। जो कंप्लेनेंट है वो ये कह रहा है कि आप सिर्फ एपोलोजाइज कर दो, हम मामले को सेटल समझ लेंगे। लेकिन राहुल गांधी की जिद है। जो कंप्लेनेंट की तरफ से जो वकील है, उन्होंने ये भी कहा कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, इस तरह के 10-12 केसेस इसके ऊपर चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक बार ये माफी भी मांग चुका है, लेकिन माफी मांगने के बाद बाहर कोर्ट में राहुल गांधी ने तो माफी मांग ली, लेकिन बाहर आकर के फिर यही वो कहते हैं कि हमने कोई गलत नहीं कहा। मतलब ये आदतन लोगों की प्रतिष्ठा, उनकी मर्यादा के ऊपर आंच लगाने का काम करता है। ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, इसलिए इसे को राहत नहीं देनी चाहिए। दोनों तरफ से लंबी बहस, 4-5 घंटे तक बहस हुई है। 20 तारीख को फैसला आएगा। ये फैसला इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अगर राहुल गांधी को राहत मिल जाती है, सज़ा माफ़ कर दिया जाता है या कम कर दिया जाता है, तो इनकी सदस्यता भी बहाल हो जाएगी। लेकिन एक बात समझने की ये है कि आप राजनेता हैं, आप सांसद हैं, आप अपने पॉलिटिकल अपोनेंट के ऊपर जब हमला करते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी जाति, किसी के धर्म, किसी के कलर, किसी की भाषा को लेकर इस तरह के हमले ना करें। जी बिल्कुल, राहुल गांधी अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन उन्हें एक के बाद एक झटके लगते ही चले जा रहे हैं। अगली खबर में बात करेंगे नीतीश कुमार के मिशन ऑपोजिशन की। विपक्ष को एकजुट करने की कवायद तेज कर दी गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी सिलसिले में दिल्ली दौरे पर आए हुए हैं। यहां पर उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से भी मुलाकात की। वहीं वाम दलों के नेता डी राजा और सीताराम येचुरी नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। इन मुलाकातों पर बीजेपी ने नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल सहित विपक्षी दलों पर निशाना साधा है और विपक्ष की एकता को भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन करार दिया है। डॉक्टर साहब, क्या महत्वाकांक्षा है नीतीश कुमार के इस दौरे की? देखिए, काम धाम करना है नहीं किसी को। बिहार में इतनी सारी समस्याएं हैं और वहां का मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ये दिल्ली आकर के नेतागिरी में लगा हुआ है। अब ये देखिए, बड़ी विचित्र स्थिति है। होना जाना कुछ है नहीं, कोई विपक्षी एकता की सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही है। आप जाकर के राहुल गांधी से मिल लिए, चलिए भाई ठीक है, राहुल गांधी से मुलाकात हो गई। आप जाकर के केजरीवाल से मिल रहे हो, भाई पहले ये तय हो जाए कि राहुल गांधी चेहरा होंगे, केजरीवाल चेहरा होंगे। केजरीवाल मिल भी लेता है और आज उसके जो प्रवक्ता हैं वो आकर के कह सकते हैं कि भाई देश का प्रधानमंत्री तो केजरीवाल के जैसा होना चाहिए। भाई पहले तय कर लो कि भाई किसको प्रधानमंत्री बनना है, फिर वहां से उछल के कूद के जाकर के मुलाकात हो जाती है नीतीश कुमार की सीताराम येचुरी से। मुलाकात तो हो जाती है, मुलाकात के बाद सीताराम येचुरी कहते हैं कि ये पॉसिबल कैसे है, हम तो केरल में कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हैं, बंगाल में कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हैं, तो ये कोई एकता चुनाव से पहले तो नहीं हो सकती। चुनाव के बाद गठबंधन भले ही किया जा सकता है, जैसे पिछली बार यूपीए 1 में हमने कांग्रेस की मदद की थी, लेकिन चुनाव से पहले इस तरह की चीज़ें पॉसिबल हमारे तरफ से तो नहीं है। तो भाई क्या आप
कर रहे हो दिल्ली के अंदर में? इतनी सारी विरोधाभास है इस विपक्षी खेमे में, कोई किसी के साथ नहीं, सब आदमी अपने अपने हाथ में छुरी लेकर के घूम रहा है कि किस विपक्ष को किसको कहां पे पटक देना है, और खुद का चेहरा सामने ला करके 2024 में प्रधानमंत्री बनने का सपना एक से एक लोग देख रहे हैं। अब नीतीश कुमार कल चले जाएंगे तो कल शरद पवार राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिलने वाले हैं। भाई क्या चल रहा है? एक तो तय नहीं हो पाया है कि किस मुद्दे पे प्रधानमंत्री मोदी को घेरना है, ये तो तय नहीं हो पाया है कि विपक्ष का लीडर कौन होगा, ये तो तय नहीं हो पाया है कि 2024 में आप किन एजेंडों के साथ, कोई प्लान है या नहीं है। क्या देश के सामने जाकर के कहीं भाई मोदी को हटा दो हमको बिठा दो? भाई कोई तो उसका रोड मैप होना चाहिए। देश के लिए आपके पास कोई विजन, कोई प्लान कुछ है क्या? नहीं है। तो बीजेपी वाले ठीक ही कह रहे हैं, सबके पीछे ईडी सीबीआई लगी हुई है, भ्रष्टाचार बचाओ, जेल कैसे नहीं जाना है उसकी तिकड़मबाजी की जा रही है। जी बिल्कुल। नीतीश कुमार दिल्ली में घूम घूम कर विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर 2024 चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके बाद देखना यह है कि नीतीश का यह फॉर्मूला काम आएगा या फिर पहले की तरह फेल हो जाएगा। आगे बात करते हैं महाविकास अघाड़ी में पड़ने वाली फूट की। महाराष्ट्र में हाल में अंजलि दमानिया के ट्वीट ने राजनीति का पारा हाई कर दिया था, जिसमें लिखा था कि जल्द ही अजीत पवार बीजेपी के साथ आ सकते हैं। अंजलि दमानिया के इस दावे के बाद भविष्य में बीजेपी और एनसीपी के गठबंधन की संभावनाओं पर चर्चाएं शुरू हो गई। ऐसे में अब इस ट्वीट पर शिवसेना का रिएक्शन सामने आया है, जिसमें शिवसेना नेता संजय राउत ने अघाड़ी में फूट के संकेत दे दिए हैं। डॉक्टर साहब, क्या कुछ संजय राउत ने ऐसा कहा है? देखिए, संजय राउत ये कह रहे हैं कि भाई जिस तरीके से शिवसेना टूट गई उस तरीके से एनसीपी भी टूटने वाली है। अब क्या आधार है, क्या जानकारी है उनके पास, उन्होंने तो वो खुलासा नहीं किया, बस इशारों में आपने कह दिया। अब एनसीपी टूटने वाली है तो आप शरद पवार से जाकर के क्या मुलाकात आप कर रहे हो? भाई टूटने वाली है, वो जो टूटना है जिसे वो तो टूटेगी ही, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि अघाड़ी के अंदर जो उसको कहते हैं ना कि बिना मेल का ये गठबंधन था, प्लान बी लेकर के बैठे हुए हैं नाना पटोले। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है हम अकेले लड़ेंगे हर जगह। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, उनको लग रहा है कि आप तो कहीं नहीं रहे, ना हम इधर हैं ना उधर है, और अगर कांग्रेस और एनसीपी अलग अलग हो जाती है तो फिर इनको कौन पूछेगा। अब एनसीपी के अंदर कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई इन लोगों के साथ, लंगड़े घोड़े के साथ रह करके आप हारना क्यों चाहते हो? तो कई सारी चीजें हैं, राजनीति में कोई किसी का अपना नहीं होता, लेकिन जिस हिसाब से शरद पवार नेशनल लेवल पे जो गठबंधन बन रहा है, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर राहुल गांधी, उनके एजेंडे में पंचर कर दे रहे हैं उसको, वो एक मार्क करने वाली बात है। और दूसरी तरफ जो मुद्दे शरद पवार की जगह उद्धव ठाकरे को उठाने चाहिए थी, जैसे सावरकर का मसला, तो सावरकर को लेकर के कांग्रेस पार्टी से दो हाथ तो उद्धव ठाकरे कर नहीं रहे, शरद पवार कर रहे हैं। तो एक बड़ा ही मिक्स्ड सिग्नल एनसीपी की तरफ से आ रहा है। और ये सब कुछ हो रहा था कि कल शाम अजीत दादा वो जाकर के मिलते हैं एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से। तो ये जो चर्चा चल रही थी कि एनसीपी का बीजेपी के साथ कुछ हो सकता है या बीजेपी में कुछ लोग टूट के आ जाएंगे, इसे थोड़ी सी ज़्यादा हवा मिल गई है। लेकिन इसमें कोई, तमाम चीज़ें जो चल रही है उसमें कोई दम नहीं है। पहली चीज़ ये कि एनसीपी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी कोई भी गठबंधन नहीं करेगी। अब एनसीपी से कुछ नेता टूट के भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं, उनको तो एक्सेप्ट बीजेपी कर सकती है, लेकिन ऑफिशियल लेवल पे एनसीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी का कोई रिश्ता हो, उद्धव ठाकरे के साथ कोई रिश्ता हो या कांग्रेस पार्टी के साथ कोई रिश्ता बने, ये इम्पॉसिबल सा है। और ये देखते हुए कि इनकी पोजीशन बहुत खराब हो रही है, तो संजय राउत आकर के
बयानबाजी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अजीत पवार के बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलों से शिवसेना छटपटा रही है, जिसके चलते संजय राउत ने अपने ही बयान में अगाड़ी में फूट पड़ने के संकेत दे दिए हैं। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे बीबीसी की बढ़ती मुश्किलों की। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी यानी बीबीसी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बीबीसी इंडिया के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। इससे पहले फरवरी में आयकर विभाग ने चैनल के मुंबई वाले ऑफिस का सर्वे किया था। एजेंसी विदेशी फंडिंग से जुड़े मामले में नियमों के उल्लंघन के लिए जांच करेगी। इसी आरोप में आज बीबीसी इंडिया के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि अभी ईडी ने चैनल को इस संबंध में बयान दर्ज कराने के भी आदेश दिए हैं। हालांकि बीबीसी इंडिया की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। डॉक्टर साहब, क्या कुछ है ये पूरा मामला जिसमें बीबीसी पर ईडी का शिकंजा कसा है? देखिए, मामला बहुत ही सिंपल शब्द में ये समझिए कि बीबीसी यहां जो ऑपरेट करती है और यहां से जो मुनाफा कमाती है, उस मुनाफे का वो क्या करती है। अगर वो इलीगल तरीके से इंग्लैंड भेज रही है, यहां टैक्स नहीं दे रही है, या फिर उसमें कुछ गड़बड़ झाला कर रही है, तो आप नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। तब आप बीबीसी हो, सीएनएन हो या एनडीटीवी हो या कोई भी हो, कानून अपना काम करेगा और आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो पहली चीज ये। दूसरी चीज कि चूंकि ये वर्ल्ड सर्विस के तहत आता है, तो इसको चलाने के लिए पैसे कहां से आते हैं। बीबीसी लंदन जो है वो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, वहां की सरकार उसको फंड करती है। लेकिन बीबीसी का जो वर्ल्ड सर्विस है वो वहां की सरकार, वहां के टैक्स पेयर के पैसे पे वो नहीं चलता, ये कहीं और से फंडिंग करवाते हैं। तो फंडिंग कौन कर रहा है? क्या नियम कानून उसमें फॉलो हो रहा है? नहीं हो रहा है? पैसा कहां से आ रहा है? तो ये सारे सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा। आप हिंदुस्तान में ऑपरेट करेंगे, हिंदुस्तान में अगर आप एक ट्रस्ट के नाम पे हैं, बीबीसी ट्रस्ट, बीबीसी एक कंपनी के तरह हिंदुस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है, ट्रस्ट के रूप में आपने रजिस्टर कराया है और मुनाफा आप किसी कंपनी की तरह इस्तेमाल करेंगे, तब तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। दिक्कत यह है कि इस तरह के मीडिया हाउसेस को पुरानी सरकारों ने काफी लिवरेज दे रखा था, काफी छूट, और इनके भी दिमाग में एक गुमान हो गया था, इनको घमंड आ गया था कि हम बीबीसी हैं, हमको कौन क्या करेगा। सरकार बदल गई है, सिस्टम बदल गया है। हिंदुस्तान में ऑपरेट करना है तो चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो या फिर बीबीसी लंदन हो, इन सबको हिंदुस्तान का कानून मानना पड़ेगा। अब जो छापेमारी हुई थी, गड़बड़ पकड़ी गई है, तो वह चार्जशीट भी किया जाएगा, जेल भी डाला जाएगा, इनके ऊपर जुर्माना हर्जाना भी लगाया जाएगा। जी बिल्कुल, यानी बीबीसी इंडिया की मुश्किलें और बढ़ गई हैं क्योंकि विदेशी फंडिंग मामले में ईडी ने अब चैनल पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।